नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। हम देख रहे हैं जियोग्राफी कक्षा 11वीं की उसका अध्याय नंबर 3, जिसका नाम है पृथ्वी की आंतरिक संरचना। तो अभी तक हमने देख लिया था कि भूगर्भ की जानकारी के साधन क्या क्या हैं। इसके प्रत्यक्ष स्रोत हमने देख लिए थे, भूकंप देख लिया था। अप्रत्यक्ष स्रोत में आता है भूकंप, उसे भी हमने देख लिया था। हमने भूकंपीय तरंगें देखी थी और इनका संचरण देखा था। उसके बाद हमने छायांक क्षेत्र देखा था तथा अंत में हमने कल वाले लेक्चर में अपने पृथ्वी की संरचना देखी थी, जिसमें कि क्रस्ट, कोर और मेंटल को हमने पढ़ा था। तो आज का जो टॉपिक है ये तीसरे चैप्टर का एंड होगा तथा इसमें हम देखेंगे ज्वालामुखी व ज्वालामुखी निर्मित स्थल रूप। आपने कई बार ज्वालामुखी के चित्र देखे होंगे। वहाँ से क्या क्या निकलता है? गैस निकलती है, राख निकलती है, चट्टानी पदार्थ निकलता है, वो लावा निकलता है। ये क्या होता है? धरातल तक पहुँचता है। ये मतलब नीचे से आता है। ये मान लीजिए ये है ना वोल्केनो, तो नीचे से आ रहा है ये कहीं से और यहाँ पे पहुँच रहा है ये। यदि यह पदार्थ कुछ समय पहले ही बाहर आया है या अभी भी आ रहा हो तो क्या कहलाएगा? ये सक्रिय ज्वालामुखी। सक्रिय ज्वालामुखी मतलब एक्टिव होते हैं ना जो, वो ऐसा कि अभी भी निकल रहा है या कुछ टाइम पहले निकला था और इसकी संभावना है कि अब निकल ही जाएगा ये, तो उस टाइप का होता है सक्रिय। और तरल चट्टानी पदार्थ दुर्बलता मंडल से निकलकर धरातल तक पहुंचता है। जो भी पदार्थ होता है हमारे पास, तरल पदार्थ होता है जो भी है, वो क्या होता है? कल के लेक्चर में हमने देखा था कि यहाँ पे जोन होते हैं। एक होता है लिथोस्फीयर 100 किलोमीटर तक और एक होता है 700 या फिर 900 किलोमीटर तक एस्थेनोस्फीयर। एस्थेनो में क्या होता है? मेंटल का अपर पार्ट होता है एस्थेनो में। तो ये क्या होता है? ये होता है सेमी सॉलिड। सेमी सॉलिड है तो ये पिघली अवस्था में यहाँ पे क्या है? काफ़ी ज़्यादा मटेरियल है, तो यहीं से ही आता है वो जो भी लावा आ रहा है ना, यहीं से आता है। सॉलिड होता है यहाँ पे लिथोस्फीयर में, इसको भेदता हुआ ऊपर तक आता है और फैलता है। तो पता चला यहाँ से निकल रहा है हमारा जो भी मैग्मा वगैरह है, मतलब 100 किलोमीटर के नीचे से आ रहा है मैग्मा। तो सर जब ये पदार्थ मेंटल के ऊपरी भाग में है तो ये मैग्मा कहलाता है, लेकिन जब यह भूपर्पट्टी पर आ जाता है या धरातल पर पहुंचता है तो क्या कहलाता है सर? ये तब ये कहलाता है लावा। मान लीजिए कि ये है हमारा पहाड़ और ये है नीचे वाला हिस्सा। अगर ये नीचे है तो ये क्या कहलाएगा सर? ये कहलाएगा मैग्मा। और अगर ये ऊपर है तो क्या कहलाएगा? मतलब बाहर निकल गया यहाँ से, तो सर ये कहलाएगा लावा। तो ये टर्मिनोलॉजी याद रखनी है, कई बार पूछ ली जाती है। जो भी हमारा लावा प्रवाह है उसमें क्या होता है? मलबा होगा उसमें और बम, राख, तुलकण वो गैसें होंगी। तो गैसें कौन सी होंगी? नाइट्रोजन यौगिक, मतलब नॉक्स वाली जो चीज़ें हैं, सल्फर वाली होगी, एन होगा, एस होगा, क्लोरीन होगी, हाइड्रोजन होगी, ऑर्गन होगी। तो ये कितनी है? 5 है। ये याद रख लीजिए। अब देखो कुछ मात्रा में क्लोरीन, हाइड्रोजन, ऑर्गन लिखा है, तो मतलब ज़्यादा मात्रा में क्या होगा? नाइट्रोजन एंड सल्फर होगा। तो अब पूछ लिया जाए कि ज़्यादा मात्रा में क्या है, तो वो है नाइट्रोजन और सल्फर। तो आपको ये चीज़ें याद रखनी है। ज्वालामुखी उद्गार की प्रवृत्ति और धरातल पर विकसित आकृतियों के आधार पर ज्वालामुखी को वर्गीकृत किया जाता है। कुछ मुख्य ज्वालामुखी निम्न प्रकार के होते हैं। अब हम देखेंगे वर्गीकरण का। एक होता है सिल्ट ज्वालामुखी। सिल्ट ज्वालामुखी में क्या होता है? बेसाल्ट होता है और ये क्या होता है? सबसे विशाल होते हैं ये। बेसाल्ट होता है, सबसे विशाल होते हैं। हवाई द्वीप के जो ज्वालामुखी है, हवाई कहाँ पे है? ये मान लीजिए यूएसए है, तो यहाँ पे है समुद्र में, पैसिफिक ओशन में कहीं पे। तो हवाई द्वीप है, वहाँ पे क्या है? वहाँ पे इसी टाइप के हैं, सिल्ट टाइप के। ये किस चीज़ के बने होते हैं? बेसाल्ट के बने होते हैं ये। और तरल लावा के ठंडे होने से बनते हैं। यह लावा उद्गार किस्में बहुत तरल होता है, काफ़ी तरल। मान लीजिए कि नदी जा रही है कोई बहती हुई, काफ़ी स्मूथ, इस टाइप के, मतलब काफ़ी तरल होते हैं ये। नदी का पानी तो कुछ ज़्यादा होता है ना, लेकिन ये भी काफ़ी तरल होते हैं ये। अब ऐसा मैं क्यों याद करवा रहा हूँ आप लोगों को, ये थोड़ा आगे पता चलेगा ये कैसे होते हैं, तरल होते हैं ये। इसी कारण इन ज्वालामुखियों का ढाल तीव्र नहीं होता है। जो ढाल होती है ना इनकी, तीव्र ढाल से मतलब हुआ कि ये ऐसे इस टाइप की नहीं होती है, ये थोड़े ऐसे होते हैं। यदि किसी तरह निकास नलिका क्या होती है? जहाँ मान लीजिए कि ये वोल्केनो है तो यहाँ से निकल रहा है, तो ये हो गई निकास नलिका। अगर यहाँ पे पानी चला जाए तो क्या हो सकता है? तो विस्फोट हो सकता है। लेकिन अमूमन कम ही विस्फोट हमें सिल्ट में देखने को मिलते हैं। अब देखने को कब मिलता है? जब निकास नलिका में क्या चला जाए? पानी चला जाए। इन ज्वालामुखियों के लावा फव्वारे के रूप में बाहर आता है और निकास पर शंकु बनाता है, जो कि सिंडर शंकु के रूप में विकसित होता है। अब दूसरा हम देख लेते हैं मिश्रित ज्वालामुखी। जो मिश्रित ज्वालामुखी है उसे क्या कहते हैं हम? कंपोजिट वोल्केनो। इन ज्वालामुखी से बेसाल्ट की अपेक्षा अधिक ठंडे व सियान लावा उद्गार होता है, काफ़ी गाढ़ा होता है इसमें।
बेसाल्ट की अपेक्षा क्या होते हैं, अधिक ठंडे व सियान लावा उद्गार होता है, मतलब काफ़ी गाढ़ा चिपचिपा टाइप का। चिप का मतलब चीनी वगैरह देखिए ना, उससे चिप लग जाती है। जलेबी देखी होगी आपने, उसका जो चाशनी वगैरह होती है उससे चिप टाइप की होती है, वो उस टाइप का हो जाता है। इनके लावा के साथ भारी मात्रा में ज्वल खंडाश्मी पदार्थ व राख भी धरातल तक पहुंचती है। अब आएगी अंदर से राख भी आ रही है और बाकी मटेरियल भी आ रहा है। यह पदार्थ निकास नली के आसपास परतों के रूप में जमा हो जाते हैं, जिससे जवाब मिश्रित ज्वालामुखी के रूप में देखने को मिलते हैं। तो अब देखते हैं इस चीज़ को। अब यहाँ पे मैं बता रहा था आपको कि ऐसा होता है पानी की तरह लिक्विड, और ये क्या होता है, ये गाढ़ा होता है। मान लीजिए कि ये लिक्विड में वाटर है, अगर इसको हम अगर ऐसा मान लें कि वाटर की तरह ही है, तो ये किसकी तरह होगा, हनी की तरह, मिश्रित कंपोजिट। क्या होगा, ये चिपचिपा होगा। और ये क्या होता है कि विस्फोट होते हैं इसमें क्या था, अमूमन विस्फोट होता है, अमूमन विस्फोट। इसमें प्राय, मिश्रित में प्राय विस्फोट होता है। तो क्यों होता है प्राय विस्फोट, तो मान लीजिए कि ये ऐसा है, ढाल भी इनकी तीव्र है, तो आ रहा है लेकिन चिपचिपा है, आ रहा है धीरे धीरे, आ रहा है धीरे धीरे, काफ़ी मतलब प्रेशर के साथ नहीं आ पाएगा। तो यहाँ पे आएगा, यहाँ पे इकट्ठा होगा और एकदम फटेगा, नीचे गिरेगा नीचे, और ज़्यादा दूर नहीं जा पाएगा। कैसा है, क्योंकि चिपचिपा है। अगर पानी की तरह होता तो बह जाता, मिश्रित ज्वालामुखी जो है, लेकिन कैसा है, ये चिपचिपा है, ये यहीं तक रहेगा। मान लीजिए कि ये है सील्ड, तो ये है मिश्रित। विस्फोट होते हैं इनमें, भारी मात्रा में पदार्थ वगैरह, राख वगैरह निकलती है और यह निकास नली के पास जमा हो जाती है। मान लीजिए कि ये यहाँ से आ रहा है, मिश्रित ज्वालामुखी को हम देख रहे हैं, नीचे से लावा आ रहा है ये, तो क्या होगा, ये गिर गया ऐसे। लेकिन सर इसमें क्या चीज़ होती है एक, तो इसमें एक और चीज़ होती है, क्या होती है वो, धूल कण। मान लीजिए कि वो ऐसे गए, ऐसे यहाँ पे दिख नहीं रहे हैं, लेकिन अगर हम इनको देखने की कोशिश करते हैं तो ऐसे मान लीजिए ये गए ऊपर को, और कुछ टाइम बाद क्या होगा, ये नीचे बैठेंगे और यहाँ पे एक परत जम जाएगी, एक परत हो गई यहाँ पे मान लीजिए। अब क्या होगा, फिर से ये लावा निकलेगा यहाँ से और ये ऐसे हो जाएगा, और इसके साथ धूल कण वगैरह ऊपर जाएंगे और ये ऐसे, ये फिर से, मतलब इस टाइप का ये जो होता है कंपोजिट ज्वालामुखी होता है, वो होता है। लिखा है ना कि परतें हो जाती है, तो यही है वो परतें। तो आपने देख ली इसकी परतें। तो चलो अब देखते हैं कुछ और चीज़ें। ज्वालामुखी कुंड किसे कहते हैं, कि मान लीजिए जहाँ पे सबसे अधिक विस्फोट होते हैं ज्वालामुखी के, आमतौर पर इतना विस्फोटक होता है कि जब भी विस्फोट होता है तो ऊंचा ढांचा बनाने की बजाय स्वयं नीचे गिर जाता है। तो देखो यार क्या हो रहा है, मान लो ये है और इसने सोचा कि जाएगा ये ऊपर को, लेवल निकल जाएगा, लेकिन क्या हो रहा, खुद ही धंस जा रहा है, नीचे को धंस जा रहा, और ऐसा एक घर और ऐसा एक स्ट्रक्चर बन जा रहा, जैसे कि गड्ढा टाइप का हो गया। तो उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं कैल्डेरा। काफ़ी जोर का विध्वंस हुआ था, तो एक इस टाइप का है। कहाँ पे होता है, मिक्स कंपोजिट में होता है। तो कहाँ पे होता है, कंपोजिट में होता है। तो लिखा भी है यहाँ पे कि ये मिश्रित ज्वालामुखी की तरह प्रतीक होते हैं ये। अब देखते हैं बेसाल्ट प्रभाव क्षेत्र कितना होता है, हज़ारों किलोमीटर तक चला जाता है, काफ़ी दूर तक बहता है ये। जो बेसाल्ट जो हमने बताया था ना, सिलेट में होता है, जो 50 मीटर से भी अधिक मोटे हो जाते हैं ये। मतलब मोटाई अगर इसकी देखी जाए ना, ऐसे मान लो कि ये मोटाई है, और दूर तो काफ़ी जाएंगे, काफ़ी दूर, सैकड़ों किलोमीटर दूर जाएंगे। भारत का जो दक्कन ट्रैप है ना, वर्तमान में महाराष्ट्र पदार्थ का सबसे ज़्यादा भाग पाया जाता है। ये भी इसी का बेसाल्ट लावा प्रवाह का ही क्षेत्र है। ऐसा विश्वास किया जाता है कि आज की अपेक्षा आरंभ में एक अधिक बृहत क्षेत्र में ढका पाता है। मध्य महासागरीय कटक ज्वालामुखी कहाँ होता है, मध्य महासागर। अब देखो ना, हम देखेंगे बाद में जो भी कटक वगैरह है ये क्या होता है, या फिर महासागरीय बेसिन क्या होता है। लेकिन आप एक चीज़ देख लीजिए कि जो 70,000 किलोमीटर है, इससे लंबी समुद्र है ना, मान लीजिए यहाँ पे, तो इससे लंबी वो बन गई है, ये एक श्रृंखला बन गई है, उसे कहते हैं ये। और ये सभी महासागरीय बेसिनों में है। इस कटक के मध्यवर्ती भाग में लगातार उद्गार होता रहता है। अगले अध्याय में हम इस चीज़ को देखेंगे। इसमें हम थोड़ा सा बचा है, ये हम कल के टॉपिक में ख़त्म करके पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे।
तो थैंक यू सो मच। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए।